तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम यू कैन हील योर लाइफ, लेखिका लुईज एल है। अध्याय 1, क्या सच में बदलाव चाहिए? इस अध्याय की शुरुआत बहुत सीधे एक सवाल से होती है। क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा हो सकता है। ज्यादातर लोग बोलते तो है कि उन्हें बदलाव चाहिए, लेकिन जब असली बदलाव सामने आता है तो वो डराने लगता है। क्योंकि बदलाव का मतलब है पुरानी सोच छोड़ना, आदतों को पहचानना, खुद को आईने में साफ देखना और फिर धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ना। यहां लेखिका ये नहीं कहती कि जिंदगी में जो भी परेशानी है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंसान पर ही है, बल्कि वो कहती है कि बहुत सी चीजें हमारे अनुभवों, बचपन, समाज, रिश्तों और सिखाई गई बातों से आती है। लेकिन ये भी सच है कि अब जब समझ आ गया है कि सोच का असर जिंदगी पर होता है, तो अब जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। इस अध्याय में ये बात बार बार दोहराई जाती है कि जो कुछ भी आज जीवन में दिखाई दे रहा है, जैसे रिश्तों में खिंचाव, पैसा ना आना, शरीर की बीमारी, अकेलापन, वो सब एक ही जगह से शुरू हुआ है, और वो है सोच। अगर कोई अंदर से खुद को अच्छा नहीं मानता, खुद से प्यार नहीं करता, तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। जैसे सब कुछ कम है, उलझा हुआ है, रुक गया है। लेखिका कहती है कि बदलाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को बिना शर्त अपनाना। मतलब, जैसे हो अभी के हाल में खुद को स्वीकार करना। यही से सच्चा बदलाव शुरू होता है। अध्याय 2, ये कैसे काम करता है? इस अध्याय में बात थोड़ी और भीतर चली जाती है। अब सवाल उठता है, अगर सोच सब कुछ तय करती है, तो सोच और जीवन के बीच असल में क्या रिश्ता है? लेखिका ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे सिर्फ मन में चलती बातें नहीं हैं, बल्कि वो हमारी भावनाओं को, हमारे शरीर को, हमारे फैसलों को और हमारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित करते हैं। हर इंसान के मन में एक दिन में हजारों विचार आते हैं। उनमें से बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, बिना रुके, बिना किसी चेतावनी के। जैसे, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास समय नहीं है, मैं हमेशा गलती करता हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। इन विचारों को अक्सर इतना दोहराया जाता है कि ये आदत बन जाते हैं। जब कोई सोच बार बार दोहराई जाती है, तो वो धीरे धीरे एक यकीन, बिलीफ में बदल जाती है। और जब कोई बात यकीन बन जाती है, तो इंसान उसी के अनुसार जीने लगता है, चाहे वो यकीन अच्छा हो या तकलीफ दे। लेखिका कहती है कि अगर कोई लगातार सोचता है कि वो बीमार है या रहेगा, तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। सोच का असर सिर्फ मूड पर नहीं पड़ता, वो सीधा शरीर की सेहत पर भी असर डाल सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हर इंसान के भीतर ये ताकत होती है कि वो अपनी सोच को पहचान कर उसे धीरे धीरे बदल सकता है। ये बदलाव चमत्कारी तरीके से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे रोज के अभ्यास से होता है। अध्याय 3, क्या ये सच है? अब लेखिका यहां पर सोच के एक और गहरे स्तर पर पहुंचती है। वो ये सवाल उठाती है कि जो कुछ भी अपने बारे में, जीवन के बारे में, दूसरों के बारे में माना गया है, क्या वो सब कुछ सच है? बहुत सारे लोग जीवन भर ऐसे विश्वासों के साथ जीते हैं जो उन्होंने कभी खुद से नहीं चुने, बल्कि जो उन्हें सिखा दिए गए। जैसे, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, पैसा पाप है, औरतों को चुप रहना चाहिए, आदमी रोते नहीं, अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी, अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो मैं स्वार्थी हूं। इनमें से कई बातें बचपन में घर के माहौल, स्कूल की बातें या समाज की छवि से सीख ली जाती है। उस उम्र में जब दिमाग सवाल नहीं करता, जो सुन लिया वो मान लिया, और फिर वो बात अंदर बैठ गई जैसे कोई गहरी जड़। इस अध्याय में यही कहा गया है कि अब वक्त है इन बातों को दोबारा देखने का, खुद से ये पूछने का,
क्या ये बातें सच में मेरी हैं? क्या ये मुझे मदद कर रही है या रोक रही है? क्या अब मुझे इन्हें पकड़ कर रखना है? लेखिका ये भी कहती है कि बहुत सारे भाव, जैसे अपराध बोध, शर्म, डर, गुस्सा, इन पुराने यकीनों से ही जन्म लेते हैं। अगर उन यकीनों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया जाए तो जीवन हल्का लगने लगता है। अध्याय 4, कहां से शुरू करें? अब तक जो बातें समझ में आई उनसे ये साफ हो गया कि सोच बहुत गहरी चीज है और वो जीवन का हर हिस्सा प्रभावित करती है। लेकिन अब असली सवाल उठता है, फिर शुरुआत कहां से करें? लेखिका यहां बहुत साधारण लेकिन गहरे कदम सुझाती है। पहला कदम है जागरूकता। मतलब ये देखना शुरू करना कि हर दिन मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब या थकाऊ लग सकता है, लेकिन यही अभ्यास सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई अगर सुबह उठते ही ये सोचे कि आज फिर वही उबाऊ दिन, तो ये सोच पूरे दिन को भारी बना सकती है। लेकिन अगर जागरूक होकर ये देखा जाए कि ये सोच आ रही है और फिर उसे धीरे से बदलकर कुछ हल्का कहा जाए, जैसे मैं आज कुछ नया महसूस करना चाहता हूं, तो धीरे धीरे सोच बदलने लगती है। दूसरा जरूरी हिस्सा है खुद के साथ दयालु होना। बहुत से लोग जब अपनी गलत सोच पहचानते हैं तो खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन लेखिका साफ कहती है कि दोष देना कभी भी समाधान नहीं होता। हमें यह समझना होता है कि हमने वो सोच तब अपनाई जब हम और कुछ नहीं जानते थे। अब जब समझ आ गई है तो सजा देने की नहीं, सुधार करने की जरूरत है। तीसरी बात, छोटे कदम लेना। लेखिका बार बार कहती है कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसे तुरंत पास करना है। ये एक प्रक्रिया है। बदलाव धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं। बस हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक होकर, सोच को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाकर अंदर की दुनिया को साफ किया जा सकता है। अध्याय 5, प्रतिरोध बनाम बदलाव। इस अध्याय में लेखिका ये बताती है कि जब कोई अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले सामने आता है प्रतिरोध। ये वो भीतरी रुकावटें होती हैं जो बदलाव के रास्ते में खड़ी हो जाती है। चाहे वो सोच बदलने की बात हो, आदत छोड़ने की, या खुद के लिए कुछ अच्छा करने की। ये प्रतिरोध कई रूपों में आ सकता है, जैसे टालमटोल करना, आलस करना, बार बार भूल जाना, खुद से कहना कि ये सब बेकार है, या ये मान लेना कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कभी कभी ये प्रतिरोध बहुत सीधा होता है और कभी इतना छिपा होता है कि महसूस भी नहीं होता। लेखिका कहती है कि ये प्रतिरोध किसी की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक पुराने धर्रे की आदत है। जब इंसान लंबे समय तक एक तरह से सोचता और जीता है तो दिमाग उसी को सुरक्षित मान लेता है, चाहे वो दुखदायी ही क्यों न हो। जैसे ही कोई नया तरीका अपनाने की कोशिश करता है, दिमाग डरने लगता है और यहीं से प्रतिरोध शुरू होता है। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि प्रतिरोध को देखकर डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जैसे, मैं क्यों बदलाव से डर रहा हूं? क्या मुझे असफल होने का डर है? क्या मुझे खुद को खो देने का डर है? क्या मैं सोच रहा हूं कि मैं लायक नहीं हूं? जैसे जैसे ये सवाल पूछे जाते हैं, धीरे धीरे प्रतिरोध कम होने लगता है। लेखिका कहती है कि अगर किसी दिन कुछ नया करने का मन न हो तो खुद से नाराज मत हो। बस ये पहचानो कि ये प्रतिरोध है और फिर प्यार से कहो, सब ठीक है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। अध्याय 6, डर को समझना। इस अध्याय में डर के बारे में बहुत शांति और सहानुभूति के साथ बात की गई है। लेखिका कहती है कि हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ डर जरूर होता है। ये बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन अगर डर को देखा न जाए, समझा न जाए, तो वो धीरे धीरे सोच, सेहत, फैसले और जीवन को जकड़ने लगता है। डर अक्सर सीधा नहीं होता, वो छिपा होता है। जैसे, अगर मैं प्यार करता हूं तो कोई मुझे छोड़ देगा। अगर मैं सफल हो गया तो लोग मुझसे जलने लगेंगे। अगर मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं खुद को आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। ये डर बचपन की घटनाओं, पुरानी बातों, समाज से सीखी चीजों से आते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं
कि ये डर आज भी सही हो। इस अध्याय में बताया गया है कि डर को भगाने की जरूरत नहीं है, उससे लड़ने की भी नहीं, बस उसे देखने की जरूरत है। जब डर को साफ साफ देखा जाता है, उस पर नाम रखा जाता है और स्वीकार किया जाता है, तो वो अपनी ताकत खो देता है। लेखिका ये भी बताती है कि डर के नीचे अक्सर अविश्वास छिपा होता है, खुद पर, जीवन पर या ईश्वर पर। जब कोई ये मान लेता है कि वो सुरक्षित है, वो समर्थ है और जीवन उसकी मदद कर रहा है, तो डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। ये अध्याय एक संदेश देता है, डर की तरफ देखो, भागो मत। जितना तुम डर से भागोगे, वो उतना ही पीछा करेगा। जितना तुम उसकी तरफ देखोगे, वो उतना ही कमजोर पड़ेगा। अध्याय 7, आत्मस्वीकृति, खुद को अपनाना। ये अध्याय इस पूरी किताब का दिल है। यहां लेखिका पूरी स्पष्टता से कहती है, अगर कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा जिंदगी बदल सकती है, तो वो है खुद से बिना शर्त प्यार करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब वजन कम हो जाएगा, जब किसी को मुझसे प्यार होगा, तब मैं खुद को पसंद करूंगा। लेकिन लेखिका साफ करती है कि ऐसा सोचना उल्टा है। पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, तभी बाकी सब ठीक होगा। खुद को अपनाने का मतलब ये नहीं कि किसी गलती को सही मान लेना है। इसका मतलब है, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होती है, लेकिन मैं फिर भी ठीक हूं, मैं फिर भी अच्छा हूं। बहुत से लोग अपने आप से बात ही नहीं करते, या करते भी हैं तो डांटते हैं, जैसे तू तो बेवकूफ है, तुझसे तो कुछ नहीं होता, तेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। लेखिका कहती है कि अगर यही बातें किसी बच्चे से कहो, तो वो दुखी हो जाएगा, डर जाएगा। और जब ये बातें अपने आप से कही जाती हैं, तो अंदर का मासूम हिस्सा डर जाता है। इस अध्याय में ये अभ्यास भी बताया गया है कि रोज आईने में देखकर खुद से कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सबसे प्यारी बात बन सकती है। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को वो स्नेह देना जो शायद दूसरों से नहीं मिला, खुद को वो समझ देना जो कभी कोई नहीं दे पाया। अध्याय 8, नकारात्मक सोच को पहचानना और छोड़ना। अब जब ये समझ आ गया है कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, तो अगला कदम है उन सोचों को पहचानना जो अंदर ही अंदर जहर की तरह असर कर रही है। इस अध्याय में लेखिका कहती है कि नकारात्मक सोच किसी एक दिन नहीं बनती, वो सालों से बनती चली जाती है। जैसे, मैं बेकार हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं कभी कुछ नहीं बदल सकता। ये सोचे धीरे धीरे इतनी आम हो जाती है कि इंसान उन्हें सच मानने लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये सब पुराने अनुभवों और भावनाओं की धुंध होती है, और अब वक्त है उस धुंध को हटाने का। लेखिका कहती है कि सबसे पहले इन्हें पहचानना होगा। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ लो और पूछो, क्या ये सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? क्या ये सच है? क्या ये सोच मुझे प्यार, खुशी या सुकून की ओर ले जा रही है? इसके बाद ये अभ्यास दिया गया है, जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत उस पर एक सकारात्मक वाक्य दोहराओ। जैसे, नकारात्मक सोच, मैं कुछ नहीं कर सकता। नई सोच, मैं पूरी तरह सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। लेखिका बार बार कहती है कि यह कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है, रोज का, हर दिन का। लेकिन अगर ये करते रहो, तो थोड़ी थोड़ी करके सोच बदलती है, और फिर जिंदगी भी। अध्याय 9, पुराने जख्म और माफ करना। इस अध्याय में लेखिका बहुत कोमल और गहराई से एक बेहद जरूरी बात पर बात करती है, माफ करना। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनमें दर्द, अपमान, अस्वीकार किया जाना या अकेलापन छिपा होता है। कई बार ये घटनाएं बचपन से होती है। माँ बाप का कठोर व्यवहार, किसी का बुरा बर्ताव, या फिर कोई ऐसा पल जिसने दिल को बहुत गहराई से चोट पहुंचाई हो। ये जख्म भले ही दिखते ना हो,
लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को सालों तक तकलीफ देते रहते हैं। और जब कोई उस दर्द को पकड़े रहता है तो वो दर्द धीरे धीरे क्रोध, डर, दोष और दुख में बदल जाता है। इस अध्याय में लेखिका साफ कहती है, माफ करना दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करने के लिए जरूरी है। जब कोई कहता है मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, तो वो उस इंसान को नहीं बल्कि खुद को सालों तक बंधन में रखता है। लेखिका ये नहीं कहती कि जो हुआ वो सही था, वो बस इतना कहती है कि अब आगे बढ़ने के लिए उस बोझ को छोड़ देना जरूरी है। माफ करने का मतलब है उस पुराने घाव को साफ करना, ताकि अब वो और दर्द न दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता दोबारा वैसा हो जाए या इंसान फिर से भरोसे के लायक हो। इसका सिर्फ एक मतलब है, मैं अब इस जहर को अपने भीतर नहीं रखना चाहता। इस अध्याय में ये भी अभ्यास दिया गया है, किसी ऐसे इंसान को मन में सामने लाना जिससे दुख मिला हो और धीरे धीरे ये कहना, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें आजाद करता हूं। मैं खुद को भी माफ करता हूं और खुद को भी आजाद करता हूं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये मन को बहुत हल्का और साफ बना देता है। अध्याय 10, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये अध्याय बताता है कि सकारात्मक वाक्य, जिन्हें पुष्टि या एफर्मेशन कहा जाता है, कैसे जीवन में बदलाव लाते हैं। लेखिका समझाती है कि हमारे विचार लगातार भविष्य की पटकथा लिख रहे होते हैं। अगर कोई दिन भर नकारात्मक बातें सोचता और बोलता है, जैसे मेरे पास कभी पैसा नहीं रहता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो वो इन्हीं अनुभवों को बार बार दोहराता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपने विचारों को सकारात्मक बनाता है, वैसे वैसे नई ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। यहां बताया गया है कि सकारात्मक पुष्टि कैसे काम करती है। जब कोई वाक्य बार बार दोहराया जाता है, वो धीरे धीरे दिमाग के अंदर गहराई तक पहुंचने लगता है। चाहे शुरू में दिमाग विरोध करे, माने नहीं, लेकिन अगर उसे धैर्य से दोहराया जाए तो धीरे धीरे वो उस नए विचार को स्वीकार करने लगता है। इस अध्याय में कुछ सामान्य पुष्टि वाक्य दिए गए हैं। मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। मैं प्यार के लायक हूं। मेरे जीवन में सब कुछ सही समय पर आता है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। मेरे भीतर शांति और संतुलन है। लेखिका कहती है कि इन वाक्यों को दिन में कई बार दोहराया जा सकता है, आईने में देखकर, लिखकर, मन में सोचकर। जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता है, भीतर की सोच का स्वरूप बदलने लगता है। और फिर जिंदगी भी। अध्याय 11, शरीर और दिमाग का रिश्ता। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि शरीर और सोच कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेखिका बताती है कि जब कोई लगातार नकारात्मक सोचों में जीता है, जैसे डर, गुस्सा, अपराध बोध या नफरत, तो ये सोच धीरे धीरे शरीर में बीमारियों के रूप में भी दिखाई देने लगती है। हर बीमारी का एक भावनात्मक कारण हो सकता है। जैसे कभी पीठ में दर्द हो तो ये बोझ या जिम्मेदारी का संकेत हो सकता है। गले में परेशानी हो तो ये हो सकता है कि कुछ कह नहीं पा रहे हो या किसी बात को भीतर ही भीतर दबा रहे हो। पेट की समस्या तनाव या डर से जुड़ी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी सिर्फ सोच से होती है, लेकिन ये जरूर है कि सोच उसका असर तेज या धीमा कर सकती है। और सबसे अहम बात, अच्छी सोच, सही भावना और अपनापन, ये सब शरीर की हीलिंग को बहुत ताकत देता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि अगर कोई अपने शरीर से दोस्ती कर ले, उससे प्यार से बात करे, उसका ख्याल रखे, उस पर भरोसा करे, तो वो शरीर और भी जल्दी ठीक होने लगता है। यहां एक गहरा अभ्यास भी बताया गया है। हर दिन कुछ देर बैठकर शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद देना। जैसे, प्यारे दिल, धन्यवाद कि तू धड़क रहा है। मेरे पैर, धन्यवाद कि तुम मुझे हर जगह ले जाते हो। मेरी आंखों, धन्यवाद कि तुम दुनिया को दिखाते हो। इस तरह का अपनापन शरीर को सुकून देता है और एक गहरा रिश्ता बनाता है। अध्याय 12, मानसिक सफाई, पुराने विचारों को हटाना।
ये अध्याय एक तरह से घर की सफाई जैसा है, लेकिन ये सफाई मन की होती है। जैसे कोई बहुत समय से जमा हुआ पुराना सामान हटाता है ताकि नई चीजों के लिए जगह बने, वैसे ही मन से भी पुराने, भारी, नकारात्मक विचारों को साफ करना होता है ताकि नई सोच, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं आ सके। लेखिका कहती है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बरसों से अंदर जमे होते हैं। मैं कभी लायक नहीं रहा, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ, जीवन कठिन है, मुझे सबको खुश करना होता है। ये सब पुराने धर्रे के विचार हैं। उन्हें बार बार सोचने से कुछ नहीं मिलता, बस दुख बढ़ता है। इसलिए जरूरी है उन्हें पहचानना, उन पर सवाल उठाना और फिर प्यार से उन्हें जाने देना। यहां लेखिका कुछ अभ्यास भी बताती है। हर दिन बैठकर एक कागज पर लिखो, मैं किस सोच को छोड़ना चाहता हूं। फिर उसे शांति से पढ़ो और कहो, मैं इसे जाने देता हूं, अब मैं इसे पकड़कर नहीं रहूंगा। इसके साथ साथ यह भी करना जरूरी है कि हर पुरानी सोच के बदले एक नई पुष्टि तैयार करो। जैसे पुराना विचार, मैं हमेशा गलतियां करता हूं। नई पुष्टि, मैं हर दिन सीख रहा हूं और खुद को बेहतर बना रहा हूं। लेखिका यह भी बताती है कि इस सफाई को एक नियमित प्रक्रिया बनाना जरूरी है, जैसे हर दिन नहाना होता है। जब मन की सफाई रोज की जाए तो वो हल्का, साफ और शांत बना रहता है। अध्याय 13, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इस अध्याय में बात होती है समृद्धि की, मतलब जीवन में सुख, पैसा, साधन और जरूरत की चीजों का आना। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा कमाना या समृद्ध होना कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, या ये केवल कुछ लोगों के लिए ही होता है। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा पाना बहुत मुश्किल है, या अगर उनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो किसी तरह से दोषी हो जाएंगे। लेखिका साफ साफ कहती है कि समृद्धि का जीवन से कोई विरोध नहीं है। वास्तव में ये ब्रह्मांड, जीवन और प्रकृति की बहुत सामान्य प्रवृत्ति है। विस्तार, प्रचुरता और बहाव। प्रकृति में देखो, फूल कभी गिनकर नहीं खिलते, पेड़ कभी मापकर फल नहीं देते, बारिश कभी थोड़ा थोड़ा करके नहीं गिरती। हर जगह बहुतायत है। लेकिन जब मन में कमी का भाव बैठ जाता है, जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा टिकता नहीं, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा पा रहे हैं, तो ये सोच पैसे और साधनों को आने से रोकने लगती है। लेखिका कहती है कि समृद्धि की शुरुआत मन से होती है, जेब से नहीं। अगर सोच में खुलेपन और स्वागत का भाव होगा तो धीरे धीरे बाहर भी वही आने लगेगा। यहां पर कुछ सुझाव दिए जाते हैं। जब कोई बिल आए तो शिकायत न करो, बल्कि कहो, धन्यवाद, मेरे पास इसे चुकाने की क्षमता है। जब किसी और के पास ज्यादा पैसा या सुविधा दिखे तो जलन मत करो, बल्कि सोचो, अगर उनके लिए संभव है तो मेरे लिए भी है। हर दिन खुद से कहो, पैसा मेरे जीवन में आसानी से और आनंद के साथ आता है। खुद को समृद्ध जीवन के योग्य मानो, न कि छोटा सोचो। समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, ये जीवन में मिले स्नेह, मौके, समय, मदद, विचार और भावनाओं का भी हिस्सा है। जब ये सब भीतर महसूस होने लगता है तो बाहर भी अपने आप आकार लेने लगता है। अध्याय 14, काम और सफलता। ये अध्याय उन सभी के लिए बहुत काम का है जो अपने काम, करियर या भविष्य की दिशा को लेकर उलझन में रहते हैं, या जीवन में कोई उद्देश्य ढूंढ रहे होते हैं। लेखिका यहां ये बात बहुत प्यार से समझाती है कि हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो वो दुनिया को देना चाहता है। किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना, किसी को बच्चों के साथ रहना, किसी को बोलना, किसी को सिखाना। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचकर ही डर जाते हैं कि क्या ये काम मेरे लिए सही है? अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? या क्या इससे मैं पैसे कमा पाऊंगा? लेखिका कहती है कि सच्ची सफलता तब आती है जब काम उस चीज से जुड़ा होता है जो दिल को अच्छा लगता है। अगर कोई सिर्फ डर, मजबूरी या सामाजिक अपेक्षा से कोई काम कर रहा है तो वहां संतोष नहीं मिलता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सफलता सिर्फ ऊंची सैलरी
या बड़े ओहदे से नहीं मापी जाती। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो खुशी महसूस करता है, जो उसके जीवन को अर्थ देता है, तो वही असली सफलता है। यहां कुछ गहरी बातें समझाई जाती है। जब भी काम की बात आए, अपने भीतर झांको। क्या ये काम मुझे हल्का और जीवंत बनाता है? डर और असफलता की सोच को पहचानो, लेकिन उन्हें अपने रास्ते में मत आने दो। खुद से ये पुष्टि कहो, मुझे वो काम मिलता है जो मुझे खुशी देता है और मेरी भलाई लाता है। दूसरों की तुलना से खुद को मत तोलो। हर किसी का रास्ता अलग होता है। लेखिका कहती है कि जब इंसान सच्चे मन से अपने काम को जीता है, तो पैसा, अवसर और पहचान, ये सब अपने समय पर अपने आप आने लगते हैं। अध्याय 15, शरीर की बीमारियां और सोच का रिश्ता। ये अध्याय थोड़ा और गहराई में ले जाता है, जहां लेखिका ये समझाती है कि कैसे भावनात्मक स्थिति और दिमाग की धारणाएं शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट हो सकती है। यहां यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि कोई बीमारी सिर्फ सोच से होती है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि हर बीमारी के पीछे कोई मानसिक या भावनात्मक वजह छिपी हो सकती है, जो शरीर पर असर डालती है। लेखिका ने बहुत वर्षों तक लोगों के भावों और उनकी बीमारियों के बीच का संबंध देखा। उन्होंने पाया कि लंबे समय का गुस्सा शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। चिंता और डर से पेट और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। खुद से नफरत या अपराधबोध से बार बार दुर्घटनाएं या चोटें हो सकती है। जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते, उन्हें अक्सर गले या थायराइड से जुड़ी समस्या हो जाती है। इस अध्याय में लेखिका ये भी बताती है कि जब कोई इंसान बीमारी के पीछे छिपी सोच को पहचानता है और उसे धीरे धीरे बदलना शुरू करता है, तो उसके ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस अध्याय में बहुत सारी बीमारियों की सूची दी गई है और साथ में उस सोच का संकेत भी बताया गया है जो उसके पीछे हो सकती है, और फिर उसे बदलने के लिए एक नई पुष्टि भी दी गई है। ये अध्याय शरीर को दोष देने की बजाय उसे समझने का मौका देता है। ये समझने का कि शरीर सिर्फ एक माध्यम है जो भीतर की बातों को बाहर लाकर दिखा रहा है। अध्याय 16, नई सोच की शुरुआत। ये अध्याय एक तरह से अब तक की सारी बातों को एक जगह जोड़ने का काम करता है। यहां लेखिका कहती है कि अब जब यह समझ आ गया है कि सोच ही सब कुछ बनाती है, तो अब समय है एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का। नई सोच का मतलब है अब खुद को दोष देना बंद करना, अपने अनुभवों को खुले मन से देखना, ये मान लेना कि बदलाव संभव है, हर दिन खुद को थोड़ा और अपनाना, हर भावना को महसूस करना, लेकिन उसमें अटकना नहीं, धीरे धीरे पुराने विश्वासों को जाने देना। ये अध्याय एक बहुत शांत और उम्मीद भरा संदेश देता है कि जीवन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त है, और जब इंसान अपने सोचने का तरीका बदलता है, तो वही जीवन उसे नई दिशा में ले जाने लगता है। लेखिका कहती है कि नया जीवन एक पल में नहीं आता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आकार लेता है, और इस प्रक्रिया में अगर कभी पीछे लौट भी जाना पड़े, तो खुद को माफ करके फिर से शुरू करना चाहिए। यहां यह भी बताया गया है कि यह काम कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक नया तरीका है जीने का, जिसमें हर दिन खुद से पूछा जा सकता है, क्या आज मैं थोड़ा और प्यार से जी सका? क्या आज मैंने खुद से कम शिकायत की? क्या आज मैंने खुद को थोड़ा और अपनाया? इस अध्याय में बात होती है ध्यान और कल्पना की ताकत की। लेखिका बताती है कि इंसान का मन बहुत शक्तिशाली होता है, और अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए, तो वो चमत्कारी ढंग से मदद कर सकता है। यहां ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असल अर्थ है खुद के भीतर उतरना, उस जगह पहुंचना जहां शांति है, जहां सब कुछ शांत और साफ होता है। लेखिका ये भी कहती है कि जब इंसान किसी बात को साफ साफ कल्पना करता है, तो वो चीज धीरे धीरे उसके जीवन में आकार लेने लगती है। जैसे अगर कोई रोज ये कल्पना करता है कि वो स्वस्थ है, उसका शरीर मजबूत है, वो बिना डर के सुकून से चल रहा है, तो ये छवि मन और शरीर पर असर डालती है। यहां यह भी बताया गया है कि ध्यान के समय मन को शांत करने की जरूरत है, लेकिन अगर मन भटके भी,
तो घबराने की जरूरत नहीं, बस धीरे से वापस लाना है। इस अध्याय में कुछ सरल अभ्यास दिए गए हैं, जैसे हर दिन कुछ देर आंख बंद करके अपने आप को एक सुंदर, शांत जगह में महसूस करना, शरीर के हर अंग को हल्के से महसूस करना और उसमें शांति भेजना, अपने लक्ष्य या इच्छा को पूरी हो चुकी स्थिति में कल्पना करना जैसे वो अभी हो रहा हो। लेखिका बताती है कि ध्यान और मानसिक चित्र बनाना किसी जादू की तरह काम नहीं करते, लेकिन ये मन को उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां वो बदलने के लिए तैयार होता है। अध्याय 18, काम और रिश्तों में बदलाव। ये अध्याय जीवन के दो बहुत बड़े हिस्सों से जुड़ा है, काम और रिश्ते। लेखिका बताती है कि काम और रिश्ते दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान खुद को बार बार परखता है, संघर्ष करता है और सबसे ज्यादा सीखता है। सबसे पहले बात होती है रिश्तों की। अक्सर रिश्तों में परेशानी तब आती है जब दोनों लोग एक दूसरे से वही उम्मीदें रखते हैं जो वो खुद को देने में सक्षम नहीं होते। जैसे अगर कोई खुद को प्यार नहीं करता तो वो बार बार ये उम्मीद करेगा कि दूसरा उसे प्यार करे और साबित करे कि वो खास है। लेखिका बताती है कि जिस तरह का रिश्ता किसी को अपने बाहर चाहिए, वैसा ही रिश्ता पहले अपने भीतर बनाना होता है। जब कोई खुद से प्यार करता है, खुद की इज्जत करता है, तो वो दूसरों से भी सम्मान पाता है। रिश्तों में काम करने के लिए कुछ बातें बताई जाती है। खुद से पूछो, मैं इस रिश्ते में क्या लाता हूं? मैं कैसा व्यवहार करता हूं? अपनी शिकायतों को बदलो, वो ऐसा क्यों करता है? से मैं कैसा अनुभव चाहता हूं? तक हर दिन ये पुष्टि दोहराओ, मेरे जीवन में स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते आते हैं। अब बात होती है काम की। यहां वही बात दोहराई जाती है जो पिछले अध्याय में भी थी, कि सच्चा काम वो होता है जिसमें इंसान अपना मन लगाकर कुछ रच सके, कुछ दे सके। काम में बदलाव लाने के लिए कुछ बातें दी गई है। काम को बोझ मानना बंद करो। हर काम के लिए शुक्रिया कहो। ये मानना शुरू करो कि मैं ऐसा काम करता हूं जो मुझे संतोष देता है और मुझे समृद्ध बनाता है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, जलन नहीं। सोचो, ये मेरे लिए भी संभव है। ये अध्याय कहता है कि काम और रिश्ते दोनों ही आत्म अनुभव का प्रतिबिंब है। जब भीतर बदलाव आता है तो ये दोनों क्षेत्र अपने आप बदलने लगते हैं। अध्याय 19, बच्चों और विश्वास। ये अध्याय बहुत भावुक और जरूरी है। यहां लेखिका बच्चों के बारे में बात करती है कि कैसे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और कैसे उनके भीतर जो विश्वास बचपन में बनते हैं वही उनके पूरे जीवन की नींव बन जाते हैं। लेखिका कहती है कि बच्चे हर चीज को बहुत जल्दी और गहराई से पकड़ लेते हैं, खासकर वे बातें जो बार बार कही जाती हैं या जो भावनाओं के साथ आती है। अगर कोई बच्चा ये सुनता है कि तू कभी कुछ नहीं करेगा, तू बहुत परेशान करता है, तू लायक नहीं है, तो वो उसे सच मानने लगता है और बड़ा होकर भी वही सोच अपने भीतर ढोता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि बच्चों के साथ बात करते समय किस तरह की भाषा और भावना होनी चाहिए। जैसे बच्चों को आलोचना नहीं, समर्थन चाहिए। उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे जैसे हैं वैसे ही सही है। उनकी गलतियों पर शर्म नहीं, सीख का मौका दिया जाना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे खुद को प्यार करें, खुद को माफ करें और आत्मविश्वास रखें। ये अध्याय ये भी कहता है कि अगर किसी ने अपने बचपन में चोटें झेली हैं, तो वो उन्हें अब पहचान सकता है, समझ सकता है और उन्हें बदल सकता है। साथ ही ये भी कि जो माता पिता हैं, वो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें बच्चे खुद को सुरक्षित, प्यारा और योग्य महसूस करें। अध्याय 20, वृद्धावस्था, मृत्यु और परिवर्तन। ये अध्याय जीवन के उस हिस्से की बात करता है जिससे अक्सर लोग बचना चाहते हैं, बुढ़ापा, मृत्यु और बदलाव। लेखिका इन बातों से भागती नहीं है। वे बहुत सहजता से ये बताती है कि उम्र बढ़ना, जीवन के अंत की ओर बढ़ना और बदलाव, ये सब जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं।
डरने की जरूरत नहीं है। वृद्धावस्था को अक्सर कमजोरी, अकेलापन और बेबसी से जोड़ा जाता है। लेकिन लेखिका कहती है कि उम्र बढ़ने का मतलब अनुभव, समझ और गहराई भी होता है। अगर कोई अपने जीवन को अपनाता है, हर हिस्से को स्वीकार करता है, तो वो किसी भी उम्र में आत्मविश्वास से जी सकता है। अध्याय 21, रोजमर्रा की पुष्टि, डेली अफर्मेशंस। इस अंतिम अध्याय में लेखिका बताती है कि जीवन में बदलाव लाने का सबसे सच्चा, आसान और असरदार तरीका है हर दिन कुछ अच्छा और सकारात्मक खुद से कहना। उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। लेकिन असल में ये वही बातें हैं जो कोई इंसान खुद से बार बार कहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इन बातों को डर या कमी से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से कहा जाएगा। लेखिका यहां समझाती है कि हम सब दिन भर अपने मन में कुछ न कुछ दोहराते रहते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा अकेला रह जाता हूं, पैसा कभी नहीं टिकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं हमेशा बीमार पड़ता हूं। ये सब भी अपने आप में एक तरह की पुष्टि ही होती है। लेकिन ये पुष्टि इंसान को कमजोर करती है, उसे उसी पुराने ढांचे में बांधे रखती है। अब समय है इन पुरानी बातों को धीरे धीरे हटाकर नई, सशक्त और सच्ची बातें दोहराने का। लेखिका इस अध्याय में तरह तरह के क्षेत्रों के लिए अलग अलग पुष्टि देती है। जैसे सेहत के लिए, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं और उसकी देखभाल करता हूं। रिश्तों के लिए, मैं स्वस्थ, सच्चे और सम्मानजनक रिश्तों के लायक हूं, मुझे प्यार दिया जाता है और मैं उसे खुलकर स्वीकार करता हूं। पैसे और समृद्धि के लिए, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, मैं हर चीज के लिए योग्य हूं जो मुझे खुश करती है। काम के लिए, मुझे वो काम मिलता है जो मुझे अर्थ, संतोष और अवसर देता है। खुद से जुड़ने के लिए, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही पर्याप्त हूं। इस अध्याय का संदेश ये है कि बदलाव कोई भारी काम नहीं होता, वो हर दिन के छोटे छोटे अभ्यासों से आता है। अगर हर सुबह, हर रात और बीच बीच में जब जब हो सके, अगर कोई अपने लिए 2-3 सकारात्मक बातें दोहराए, तो उसका पूरा नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है। ये पुष्टि कोई जादू नहीं करती, लेकिन ये मन को दोबारा सिखाती है कि वो डर में नहीं, भरोसे में जिए, खुद से लड़ने के बजाय खुद का साथ दे। समापन अनुभाग, एक नई शुरुआत। किताब का आखिरी हिस्सा कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। यहां लेखिका कहती है कि ये किताब कोई तुरंत समाधान वाली चीज नहीं है, ये एक नए जीवन के प्रति पहला कदम है। जैसे एक बीज बोया जाता है, वैसे ही अब वो बीज बो दिया गया है। अब उसे रोज पानी देना है, देखभाल करनी है और भरोसा रखना है कि वो धीरे धीरे एक पेड़ बनेगा। इस हिस्से में लेखिका 2 बातें बहुत साफ करती है। खुद को समय दो, जो सोच सालों से भीतर बैठी है वो एक ही दिन में नहीं जाएगी, लेकिन अगर रोज थोड़ी सी जागरूकता के साथ जिया जाए तो धीरे धीरे सब कुछ बदल सकता है। हर दिन एक मौका है। कभी कोई दिन भारी लगे, मन टूटे, डर लगे, तो पीछे लौटने के बजाय खुद से ये कहना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्योंकि असली बदलाव वही होता है जो प्यार से आता है, न कि जबरदस्ती से। लेखिका ये भी बताती है कि हर इंसान में हीलिंग की शक्ति पहले से मौजूद होती है। ये कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं, बल्कि अंदर की चीज है। और बस वही इस किताब का असली मकसद है कि हर कोई अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान सके। पूरा सारांश, यू कैन हील योर लाइफ कोई चमत्कार नहीं दिखाती, ये बस इंसान को अपने भीतर झांकने के लिए कहती है कि वो क्या सोचता है, क्यों सोचता है, और क्या वह सोच उसे आगे बढ़ने दे रही है या पीछे रोक रही है। लेखिका ये विश्वास देती है कि हर पुराना घाव भरा जा सकता है, हर डर बदला जा सकता है और हर इंसान अपने लिए एक बेहतर जीवन चुन सकता है, अगर वो खुद से प्यार करना शुरू कर दे।
और यही इस पूरी किताब की आत्मा है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।